Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर हमसे जुड़ें। आज हम भारतीय कला के इतिहास में एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर मुगल कला की चकाचौंध में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं दक्कनी चित्रकला शैलियों की। हमारा स्रोत एनसीईआरटी की भारतीय कला भाग 2 की किताब का चौथा अध्याय है और हमारा मिशन है इसे यूपीएससी के नजरिए से समझना। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि यूपीएससी में कला के सवाल सिर्फ तथ्यों पर नहीं आते बल्कि तुलना और विश्लेषण पर आते हैं। तो आज हम दक्कनी कला को इसी नजरिए से देखेंगे, ये मुगल कला से कैसे और क्यों अलग थी। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुगल दरबार की औपचारिकताओं से दूर हम चलते हैं दक्षिण की सल्तनतों में। ये वो जगह थी जहां फारसी, तुर्की और स्थानीय दक्षिण भारतीय संस्कृतियों का एक अनोखा संगम हो रहा था। एक मेल्टिंग पॉट था एक तरह से। एग्जैक्टली। और इसी संगम से निकली एक ऐसी कला जो आज भी अपने रंगों और जज्बातों के लिए जानी जाती है। तो इस कला का मूल चरित्र क्या था? इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि दक्कन की सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा ने मिलकर एक ऐसी कला शैली विकसित की जो मुगल प्रभाव से काफी अलग थी। इनकी पेंटिंग्स में एक खास किस्म का मूड या माहौल होता है। इसे आप 3 चीजों से पहचान सकते हैं। अच्छा, क्या है वो 3 चीजें? पहला, बेहद गहरे और चटक रंग जैसे सोना, गहरा लाल, बैंगनी। दूसरा, घनी संरचना, मतलब तस्वीर में खाली जगह बहुत कम होती है, हर कोना किसी न किसी डिटेल से भरा होता है। एक रिच और भरा भरा सा एहसास है ना? हाँ बिल्कुल। और तीसरा, एक रोमानी अंदाज जो इसे मुगलों की औपचारिक दरबारी कला से एकदम अलग कर देता है। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है अहमदनगर। यहाँ से इस अनूठी शैली की शुरुआत कैसे हुई? क्या पहचान थी यहाँ की चित्रकला की? ये उस दौर की है जब वहाँ हुसैन निजाम शाह प्रथम का राज था, यानी 1553 से 1565 के बीच। इन चित्रों को देखकर ही दक्कनी शैली का डीएनए समझ आने लगता है। डीएनए, ये दिलचस्प है। क्या खास है इन चित्रों में जो इन्हें इतना मौलिक बनाता है? 2-3 बातें हैं जो तुरंत ध्यान खींचती हैं। पहली, इनमें महिलाओं को विशुद्ध दक्षिणी भारतीय वेशभूषा में दिखाया गया है, जैसे लंबी चोली और लपेटी हुई साड़ी। और दूसरा, आसमान को दिखाने का तरीका। वे आसमान को सुनहरे रंग से भर देते थे। सुनहरा आसमान? हाँ। और क्षितिज यानी होराइजन, उसे तस्वीर में बहुत ऊपर दिखाते थे। इससे ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया उस पेंटिंग के छोटे से फ्रेम में सिमट आई हो। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, मतलब एक तरह का कल्चरल स्टेटमेंट भी था। क्या ये दक्कनी सुल्तानों की कोशिश थी कि वो मुगलों से अलग अपनी एक स्थानीय पहचान को मजबूत करें? बिल्कुल। ये सिर्फ वेशभूषा दिखाना नहीं था, ये अपनी जमीन से जुड़ाव दिखाना था। अच्छा। जहां मुगल कला में एक तरह की स्टैंडर्डाइज्ड शाही शैली दिखती है, वहीं दक्कनी कला बार बार अपनी स्थानीय पहचान पर जोर देती है, चाहे वो पहनावा हो या लोगों का रंग रूप। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा फर्क और सबसे बड़ी ताकत है। उस सुनहरे आसमान और ऊंचे क्षितिज ने एक काल्पनिक, लगभग जादुई दुनिया बना दी जो मुगलों की यथार्थवादी चित्रकला से बहुत अलग थी। इसमें मालवा की पूर्व मुगल चित्रकला का प्रभाव भी साफ दिखता है। तो अहमदनगर ने स्थानीय पहचान की नींव रखी। अब जब हम बीजापुर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या वहां भी यही कहानी जारी रही, या अली आदिल शाह और इब्राहिम द्वितीय जैसे शासकों के व्यक्तिगत शौक ने कला को कोई नया मोड़ दिया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बीजापुर में कला पर शासकों की व्यक्तिगत छाप बहुत गहरी है। अली आदिल शाह प्रथम और खासकर उनके उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय कला के सिर्फ संरक्षक नहीं थे, वो कला के पारखी और साधक थे। इसका कोई खास उदाहरण? बिल्कुल। लगभग 1570 में चित्रित एक विश्वकोश है, नुजूम अल-उलूम, सितारों का विज्ञान। हाँ, सितारों का विज्ञान। इसमें बने चित्र कमाल के हैं। महिलाओं को बहुत लंबा और पतला दिखाया गया है, जो एक विशिष्ट दक्षिणी शैली है। वो ऊंची साड़ियां पहनती हैं। लेकिन असली कहानी इब्राहिम द्वितीय के समय की है। मैं इब्राहिम द्वितीय के बारे में और जानने को उत्सुक हूँ।
कहा जाता है कि वे सिर्फ शासक नहीं बल्कि एक कुशल संगीतकार और कवि भी थे। इसका उनकी कला पर क्या असर पड़ा? क्या हम चित्रों में उस संगीत को देख सकते हैं? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है हाँ। उनके संगीत प्रेम का सीधा असर उनके संरक्षण में बनी पेंटिंग्स पर दिखता है। अच्छा। चूंकि वे संगीत और कविता में गहरी रुचि रखते थे, उनके दौर में रागमाला श्रृंखला के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए। इन चित्रों का मकसद सिर्फ किसी दृश्य को दिखाना नहीं, बल्कि संगीत के रागों से जुड़े भाव और रस को जगाना था। मतलब अगर मुगल पेंटिंग एक तरह से सरकारी दस्तावेज या इतिहास की रिकॉर्डिंग थी, हाँ, तो दक्कनी पेंटिंग एक कविता या गजल की तरह थी, जिसका मकसद जानकारी देना नहीं बल्कि एक एहसास पैदा करना था। क्या ये कहना सही होगा? इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे शानदार उदाहरण फरूक बेग जैसे महान कलाकार का बनाया एक चित्र है। कौन सा चित्र? जिसमें सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को खुद तंबूरा बजाते हुए दिखाया गया है। वो सिर्फ एक राजा का पोर्ट्रेट नहीं है, उसमें एक खामोशी है, एक ध्यान है, संगीत में डूब जाने का भाव है। यह चित्र उनकी कला के प्रति गहरी समझ और व्यक्तिगत लगाव को दर्शाता है। यह दिखाता है कि बीजापुर में कला एक शाही जरूरत नहीं बल्कि एक रूहानी खोज थी। ठीक है, तो बीजापुर हमें शासक के व्यक्तिगत कला प्रेम की ताकत दिखाता है। अब गोलकोंडा की बात करते हैं। गोलकोंडा उस दौर में हीरों और दौलत के लिए मशहूर था। हाँ, बहुत। क्या ये अमीरी और व्यापारिक जुड़ाव वहां की कला में भी झलकता है? क्या वहां का स्टाइल इन दोनों से कुछ अलग था? गोलकोंडा की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ कुतुबशाही शासकों का राज था और उनकी कला पर शुरुआती दौर में ईरानी या कहिए फारसी कला का गहरा असर दिखता है। अच्छा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1463 की दीवाने हाफिज में मिले 5 लघु चित्र। इन चित्रों में अब ऐसा क्या खास है? इनमें एक युवा शासक को सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, लेकिन दिलचस्प बात है उसके हाथ में मौजूद एक लंबी और सीधी तलवार। तलवार? हाँ, यह खास दक्कनी शैली की तलवार थी जो उनकी पहचान का प्रतीक बन गई। इन शुरुआती चित्रों में मुगल प्रभाव न के बराबर है, और रंगों की बात करें तो यहाँ बैंगनी रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। बैंगनी रंग? ये गोलकोंडा की पहचान बन गया। हाँ, ये उनकी अपनी एक अलग विजुअल लैंग्वेज बनाने की कोशिश थी। और मुझे एक और बात ने चौंकाया। हमारे स्रोतों में लिखा है कि डच व्यापारी 17वीं सदी में यहाँ के सुल्तानों के चित्र यूरोप ले गए थे। एक मिनट, डच व्यापारी मतलब उस जमाने में यूरोप के लोग इन पेंटिंग्स में दिलचस्पी ले रहे थे? हाँ, ले रहे थे। ये तो ग्लोबलाइजेशन का एक शुरुआती उदाहरण लगता है। इसका गोलकोंडा के कला पर क्या असर पड़ा होगा? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे गोलकोंडा की कला को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। उनकी कला सिर्फ स्थानीय दरबारों तक सीमित नहीं रही। और शायद इसी आत्मविश्वास के कारण वहाँ कुछ बहुत ही अनोखे और गतिशील चित्र बने। जैसे कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए वाली पेंटिंग? बिल्कुल, वो पेंटिंग जो लगभग 1750 की है, गोलकोंडा शैली का शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें 5 महिलाओं को घोड़ों पर बैठकर पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम 1750 की बात कर रहे हैं। उस दौर में महिलाओं को इतने डायनामिक और एक्शन पैक्ड रोल में दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, यह उस औपचारिक शांति से कितना अलग है जो हम अक्सर दरबारी चित्रों में देखते हैं। आपने सही कहा, ये पेंटिंग जीवन और ऊर्जा से भरपूर है। घोड़ों की गति, खिलाड़ियों का उत्साह, सब कुछ बहुत जीवंत है। ये उस समय की कला में हरकत या मूवमेंट के चित्रण का एक शानदार उदाहरण है, और ये भी दिखाता है कि गोलकोंडा के कलाकार सिर्फ परंपराओं में बंधे नहीं थे, वे नए विषयों और रचनाओं के साथ प्रयोग कर रहे थे। तो हमने अहमदनगर की स्थानीय पहचान, बीजापुर का कलात्मक जुनून और गोलकोंडा की वैश्विक पहुंच को देखा। चलिए अब इन सब धागों को एक साथ लाते हैं। ठीक है। अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के सामने एक मुगल और एक दक्कनी पेंटिंग रख दी जाए, तो वो कौन सी 3 मुख्य बातें हैं जिनसे वो फौरन फर्क पहचान सकता है? इसे ऐसे समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है रंगों का मिजाज। रंगों का मिजाज? हाँ, मुगल पेंटिंग के रंग एक अच्छी तरह से प्रकाशित हाई डेफिनेशन तस्वीर की तरह होते हैं, साफ, सधे हुए और यथार्थ के करीब। ओके। वहीं दक्कनी पेंटिंग के रंग एक ख्वाब की तरह हैं, गहरे, चमकीले, भावुक। वे असलियत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, वे एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा फर्क क्या होगा?
दूसरा फर्क है रचना और भाव का। जैसा कि आपने पहले कहा, मुगल पेंटिंग ज्यादातर औपचारिक होती हैं। जैसे इतिहास को रिकॉर्ड किया जा रहा हो, लड़ाइयाँ, दरबार, राजाभिषेक। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित और अनुशासित होता है। दक्कनी पेंटिंग ज्यादा काव्यात्मक हैं, घनी हैं। उनमें एक रोमांटिक रहस्यमयी दुनिया में खींच लेने की ताकत है। वो एक कहानी नहीं, एक एहसास सुनाती हैं। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर? तीसरा अंतर है सांस्कृतिक पहचान का। मुगल कला एक शाही अखिल भारतीय दरबारी संस्कृति को दर्शाती है, जो ज्यादातर उत्तर भारत पर केंद्रित थी। दक्कनी कला की जड़ें दक्षिण में बहुत गहरी हैं। आपको वहाँ के लोग, उनके पहनावे, वहाँ के पेड़ पौधे, सब कुछ दिखेगा। उसमें एक बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय महक है, जो उसे मुगल कला से बिल्कुल अलग पहचान देती है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। अब इसे सीधे यूपीएससी की तैयारी से जोड़ते हैं। 2013 के प्रश्न पत्र में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। कौन सा? 57 निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार कीजिए। 1 अजंता की गुफाएं, 2 लेपाक्षी मंदिर, 3 सांची स्तूप। उपरोक्त में से कौन सा से स्थान भित्ति चित्रों के लिए भी जाने जाते हैं? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, क्योंकि ये सवाल दिखाता है कि आयोग सिर्फ ये नहीं पूछता कि किसने क्या बनवाया, वे आपकी कला शैलियों की पहचान करने की क्षमता को परखते हैं। सही बात है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रही है। दक्कनी स्कूलों के अनूठे डीएनए को पहचानना और उसे मुगल शैली से अलग करना। बिल्कुल सही। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं होना चाहिए। हमें विभिन्न शैलियों के बीच के सूक्ष्म अंतर, उनके विकास के पीछे के सामाजिक सांस्कृतिक कारण और एक शैली का दूसरी पर प्रभाव, इन सब को समझना होगा। दक्कनी कला इस नजरिए से एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही। ये दिखाती है कि कैसे एक ही समय में एक ही देश के अलग-अलग हिस्सों में कितनी विविध कला शैलियां पनप रही थीं, जिनकी अपनी अपनी खासियतें थीं। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने दक्कनी चित्रकला की अनूठी दुनिया को समझा। हमने देखा कि कैसे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनतों ने अपनी एक अलग कलात्मक पहचान बनाई, जो मुगल कला से सिर्फ अलग नहीं थी, बल्कि कई मायनों में ज्यादा भावुक और मौलिक भी थी। बिल्कुल। इन शैलियों की खासियत उनके गहरे और चमकीले रंग, उनकी घनी और काव्यात्मक रचना और उनका रोमांटिक भाव है, जो उन्हें भारतीय कला के इतिहास में एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। दक्कनी चित्रकला इतनी परिष्कृत और विशिष्ट होने के बावजूद मध्यकालीन भारतीय चित्रकला की लोकप्रिय कल्पना पर मुगल कला का दबदबा क्यों है? ये हमें इस बारे में क्या बताता है कि इतिहास और सांस्कृतिक प्रभाव को कैसे याद रखा जाता है और कौन सी कहानियां ज्यादा कही जाती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपीसी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.